My dear students, in the last class we have discussed about different colligative properties and we have completed all of our colligative properties, and today we will discuss about abnormal molar masses and why the concept of abnormal molar masses arises. What is the reason कि abnormal masses जो है वो क्यों होता है, क्या लगता है आप लोगों को? हम लोग अभी उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे that how abnormal molar masses can change the colligative property of a particular substance or a particular solute. तो abnormal molar masses की हम बात करेंगे. abnormal molar mass. abnormal molar mass क्या होता है बच्चे, क्यों ये अराइज होता है, क्या रीजन है? तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उनसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मोलर मास जो सोल्यूट हमें दिया हुआ है उसका. अब अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या है कि जो सोल्यूट है, जिस टाइम हम सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, अगर सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे के साथ डिसोल्व होने के बाद वो आयंस जनरेट नहीं करते हैं, अगर वो डिसोसिएट नहीं होता है सोल्यूट इन सोलवेंट या फिर एसोसिएट नहीं होता है, तो इस केस में जो हमारे पास मोलर मास आता है वो नॉर्मल मोलर मास है. लेकिन व्हेन वी ऐड सोल्यूट, we add solute to solvent and there is dissociation or association. या तो सोल्यूट डिसोसिएट हो जाए भाई, या फिर सोल्यूट क्या कर जाए, एसोसिएट कर जाए. Either the solute dissociate or associate, then the molar mass of solute changes, और हम कह सकते हैं जो मोलर मास विल रिमेन सेम बट द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास by colligative property will change. That is known as abnormal molar masses. Okay, so हमारे पास सोल्यूट डिसोसिएट कौन से सोल्यूट होते हैं भाई? अब हम बात करेंगे कि कौन से सोल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं भाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है, और अगर मेरे पास और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिसोसिएट हो जाता है जिस टाइम हम उसे वाटर में डालते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो अमाउंट होना चाहिए सोल्यूट का वो ना होके ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट बन जाता है, क्योंकि वो आयनाइज हो गया भाई. जैसे अगर सोडियम क्लोराइड आयनाइज हो जाता है तो उसके दो आयंस हमें मिलते हैं, तो इसकी वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बदल जाए तो हमारे पास क्या बदल जाता है, मोलर मास बदल जाता है. जैसे सोडियम क्लोराइड है भाई, अगर मैं वाटर में एडिशन करता हूं तो मेरे पास सोडियम आयन एक्वस बनेगा और क्लोराइड आयन एक्वस बनेगा. So this is the way the dissociation of an electrolyte solution will takes place. तो इसकी वजह से हमारे पास abnormal molar mass हो जाता है अगर डिसोसिएशन हो. On the same line अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एसोसिएशन की, तो हमारे पास एसोसिएशन भी हो सकता है. एसोसिएशन कैसे हो सकता है भाई? एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसोसिएट होके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना ले. जैसे अगर मेरे पास क्या है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है भाई. अगर मेरे पास ऐसा कुछ है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास अगेन ए सेम मॉलिक्यूल वाज देयर. तो मेरे पास यहां पे अगर ऐसे हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो है ये क्या है भाई, ये है आपके पास इथेनोइक एसिड.
अगर इथेनोइक एसिड सोल्ट में लेता हूं और उसको मैं ऐड करता हूं वाटर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो एसोसिएट हो जाता है भाई। और एसोसिएट होने की वजह से हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल है इथेनोइक एसिड या फिर हम इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, वो दोनों कंबाइन करके और एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी की वजह से हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बदल गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम मोलर मास की कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी बदल जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन अब नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। नाउ देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड वांट होफ हु हैज done a lot of research on these two association, dissociation and abnormal molar masses, and he had given a factor। उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों आई। और ये कौन सा फैक्टर है, ये है आपके पास वांट होफ फैक्टर। ये अभी वांट होफ फैक्टर। अब वांट होफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वांट होफ फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑब्जर्व मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद निकाली, उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है भाई, इसको हमें डिवाइड करना है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है अभी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिस टाइम हमारे पास ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना ही एसोसिएशन हुआ है, और ऑब्जर्व्ड डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के साथ हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी है अभी, ये विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन है। ओके, विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये हमारे पास होती है बात वांट ऑफ फैक्टर की। अब भाई वांट ऑफ फैक्टर को अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखना चाहूं प्यारे बच्चों, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं मोलर मास के टर्म्स में। मोलर मास के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आई क्या रहेगा भाई, एक चीज ध्यान रखना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो मोलर मास है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मोलर मास कम रहेगा, मोलर मास ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहेगी। तो हम लोग आई कैसे निकालेंगे भाई, आई हमारे पास क्या रहेगा, आई हमारे पास उल्टा हो जाएगा अभी, कैलकुलेटेड मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा हो जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास जो हमने विदाउट डिसोसिएशन या एसोसिएशन निकाला है, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास होती है बात वांट होफ फैक्टर की। अब बेटा अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको बारे में हम पढ़ते हैं कि डिसोसिएशन कितना % हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन के केस में अगर हमने कंसीडर करा कि हमारे पास n मोल ऑफ A है, कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूट है जो n, जिसके हमने n मोल्स ले रखे हैं और वो एसोसिएट होके हमारे पास क्या बनाता है प्यारे बच्चों, AN बनाता है, और हमने जो टोटल मोल्स लिए हैं सोल्यूट के वो मैं कंसीडर करता हूं 1 है। हमने 1 मोल सोल्यूट लिया, तो 1 मोल सोल्यूट इनिशियली जिस टाइम कोई भी एसोसिएशन नहीं हुआ है यहां पे 1 मोल रहेगा, यहां पे 0। अगर x मोल एसोसिएट हो जाते हैं, अगर x मोल एसोसिएट हो जाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा अभी 1 माइनस x आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x। x क्या है, मोल्स एसोसिएटेड और नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट। तो अगर x मोल एसोसिएट हो जाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अभी अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल अभी
अगर n मोल्स के लिए x एसोसिएट हो रहे हैं तो 1 के लिए कितना होगा भाई, x बाई n होगा, क्योंकि हमारे पास 1 ही बन रहा है अभी एसोसिएशन के बाद, तो सारे मोल्स एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं, 1 ही बना रहे हैं। तो इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं x बाई n। ठीक है, अब हमें निकालना है i, और i क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है, यहां पे मैं लिख देता हूं इनिशियल और ये फाइनल। i हमारे पास क्या होता है, फाइनल या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द एसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द एसोसिएशन। तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं भाई, i को टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन हो गई, या फिर क्या हो, या फिर हो डिसोसिएशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले कितने मोल्स हैं। ओके, तो अब इसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, जो वैल्यू है वो कैसे बदल जाएगी, I इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन हो गया। तो हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन हो गया भाई, डिवाइडेड बाय 1। तो I माइनस 1, इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, इज इक्वल टू एक्स को मैं कॉमन ले लू भाई, तो यहां पे 1 बाई एन माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, और 1 बाई एन माइनस 1, तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। n को मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1 माइनस एन आई माइनस 1, x क्या आ जाएगा भाई, i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इंटू एन कर दूंगा मैं, तो मेरे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम लाइंस पे हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये हमने कैलकुलेट करा एसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए क्या होगा बच्चे, डिसोसिएशन के लिए होगा कि अगर आपके पास ऑन द सेम लाइंस की n मोल्स ऑफ A है और वो डिसोसिएट होके A1 प्लस A2 अप टू AN मोल्स बना रहे हैं भाई। अगेन द सेम लाइन हमने कंसिडर करा है कि इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास क्या है भाई, इनिशियली हमारे पास 1 मोल है। ये कितने रहेंगे भाई, जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ तो 0 रहेंगे। अगर x मोल डिसोसिएट हो गए तो यहां पे 1 माइनस एक्स, और एक के लिए x, n के लिए कितना nx आ जाएगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और i हमने बता दिया भाई पहले से ही, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब भाई आफ्टर कितना है, आफ्टर कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, बिफोर कितना था 1 था भाई। अब इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है प्यारे बच्चों, i इज इक्वल टू, इसको मैं 1 को इस तरफ ले आऊं, i माइनस 1, x को कॉमन ले लू भाई n माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। इसमें भाई हमारे पास 3 क्वांटिटी है, n, x और 1। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि n क्या है, i क्या है, तो हम लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी 2 क्वांटिटीज हमें पता चलती हैं तो हम तीसरी को क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, हाउ मच एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन विल टेक्स प्लेस, या फिर अगर आपसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड पूछा जाता है तो। So this is all about today's topic, and we are done with this chapter also, or in the next class we will start our new chapter, that is electrochemistry.